नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ जहां हमने आपको कई बार बताया कि बिहार चुनाव से पिछड़ नहीं सकता है, और खास करके अगर बात राजनीति की हो, लोकतंत्र की हो, तो बिहार में खूब जम करके चुनाव की तैयारियां होती हैं। और यहाँ के लोगों के पूरे नस-नस में बसा हुआ है राजनीति। इसको लेकर के हमेशा आपने देखा होगा कि समीकरण बदलते रहते हैं। एक बार फिर से बिहार में चुनावी साल है, और चुनावी साल में कई तरह की रणनीतियां आपको देखने को मिली होंगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी रणनीति ये है कि हर बार के चुनाव से इस बार का 2025 वाला विधानसभा चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है। क्योंकि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 10 साल के बाद बदलता है, लेकिन यहाँ तो 20 साल हो गए। हालांकि बीच बीच में नीतीश कुमार इस लोकोक्ति को 10 साल में बदलता है, कभी ना कभी इधर से उधर जाकर के अपना बदलते रहे हैं, जिससे कि 10 साल का टेन्योर पूरा नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार का 10वां जो है वो शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। अब तक 9 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, और 10वीं बार कहा यह जा रहा है कि 2025 का चुनाव जीतने के बाद वो शपथ लेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार 2025 में चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने की स्थिति में हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जब खोजने निकलते हैं आप, तो आपको 2020 याद आ जाता होगा, 2015 भी आपको याद आता होगा, क्योंकि 2014 में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई थी वो साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी को हराना बड़ा मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ऑरा था, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट हुआ। नीतीश कुमार इसके माहिर माने जाते हैं। उन्होंने एमओआई समीकरण जो बिखर रहा था उसको एक जगह लाने का कोशिश किया, और साथ साथ अपने जो वोटर हैं लौकुश के 8% 9% के आसपास उनको, और साथ साथ जो महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार को आंख मूंद करके वोट करती हैं उनको, और यहाँ तक कि महिलाओं से उन्होंने वादा भी कर दिया कि आप लोग कहती हैं तो आगे हम सरकार में आएंगे तो शराबबंदी कर देंगे। इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं 2015 में भी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट कर दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक दिया। अब ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। 2020 में भी नीतीश कुमार इतने कम तीसरे नंबर की पार्टी बने, उसके बाद भी उनके बिना कोई सरकार नहीं बन रही थी। अगर कोई संभावना होती तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल सरकार नहीं बना लेती? लेकिन बिना नीतीश के नहीं बन रहा था कोई सरकार। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार वो की पॉइंट बन गए। तो बीच में आपने देखा कि 5 साल में उन्होंने दोनों को थोड़ा थोड़ा मजा दे दिया, थोड़ा सा मजा उनको भी, थोड़ा सा मजा उनको भी। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो 2020 का चुनाव जीत करके आए, और उसके बाद 2 साल से भी कम वक्त में चले गए फिर उलट करके उधर महागठबंधन की तरफ। तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया और उनको सत्ता में ला दिया। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने सरकार बनाई, 17 महीने की सरकार चली, फिर वापस चले आए। देखा कि इससे बेहतर परिणाम जो होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके होगा, और भारतीय जनता पार्टी को दबाव भी बनाना है, उसको लेकर के फिर से वापस आ गए। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बैकफुट पर खड़ी हो गई, और ये सब कुछ नीतीश कुमार तालमेल कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार भी ये बात समझ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है, चाहे उस शारीरिक स्थिति की बात कर लें या फिर राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जो इतने दिनों से, या फिर लालू प्रसाद ने भी जो अपने वोट बैंक अपने पास रखे थे, उस वोट बैंक को बिखरने से अब रोकना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कारण उसका समझ रहे हैं आप। देखिए, जातीय समीकरण के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी बहुत बड़ी बात है, और इस समीकरण को साधने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने पासा तो फेंक दिया है, लेकिन उस पासा का फायदा उसको होगा कि नहीं होगा ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई, उसका फायदा नीतीश कुमार को मिला कि नहीं मिला ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। उसका उल्टा उनको घाटा ही हुआ कि 39 सीट जीतने वाली एनडीए गठबंधन इस बार 30 पर आकर के टिक गई, उसके हाथ से 9 सीटें निकल गई। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस बार का 2025 वाला चुनाव जो होगा वो कुछ अलग होगा। और नीतीश, तेजस्वी और भाजपा का जो है वो बैंड बजाने के लिए इस बार कई नए छत्र पा गए हैं। इनमें आपको पता होगा कि लंबे समय से, पिछले 2.5-3 साल से लगातार लोगों के बीच में रह करके प्रशांत किशोर ने अपनी एक पार्टी खड़ी कर ली है। चुनाव भी लड़े हैं, सफलता असफलता के बीच में वो भी झूल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था तो सारण में उन्होंने अपने उम्मीदवार को जिता दिया, अफाक अहमद को। इसके बाद फिर 2 चुनाव हुए, उन दोनों चुनाव में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जदयू जैसी पार्टी को कहाँ ठेल दिया कोई ठिकाना नहीं, अपने दूसरे नंबर पर आ गए।
इसके अलावे आपको याद होगा कि रुपौली में चुनाव हुआ, वहाँ शंकर सिंह जीत करके आए। शंकर सिंह जीत करके आए तो कहा यह जाता है कि शंकर सिंह को उनका फुल सपोर्ट था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ 4 चुनावों में जो चुनाव लड़े उसमें भी उनके आंकड़े देख करके आपको लगता होगा कि वो फेल कर गए हैं। लेकिन पहली बार चुनाव लड़ने वाले प्रशांत किशोर अब तक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में रहा करते थे। इस बार वो चुनावी मैदान में खुद अपनी पार्टी को उतारे थे। बहुत बढ़िया तो नहीं कर पाए, लेकिन 10,000 वोट हर विधानसभा लाना भी कम बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो 2025 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, और इस तैयारी को लेकर के जो वर्तमान स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर रही है। हमने खबरों में आपको बताया भी है कि भारतीय जनता पार्टी आइडेंटिफाई कर रही है, उन समीकरणों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो नीतीश के बगैर जुड़ सकता है। इसके लिए आपको याद होगा कि कभी सीमांचल के, कोशी के, मिथिलांचल के इलाके में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ जमाएगी। वहाँ सवर्णों के वोट के, ब्राह्मणों के वोट को मेन टारगेट किया गया था। तो सबसे बड़ी बात है कि इस को आइडेंटिफाई करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सीट क्यों अधिक आता है, मिथिलांचल के क्षेत्र में, कोसी के क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी क्यों एग्रेसिव रहती है, तो उसके पीछे का कारण आइडेंटिफाई किया मुकेश सहनी ने। उन्होंने क्या किया कि मल्लाह और मिश्रा यानी ब्राह्मण, मल्लाह और ब्राह्मण का एक गठजोड़ बना लिया। वहाँ से सीधे तौर पे आपने देखा होगा कि किस तरह से सारा समीकरण कर दिया। संजीव मिश्रा जो वहाँ के एक व्यवसायी हैं, उनको अपनी पार्टी में एक बड़ा पद दे दिया, अपनी पार्टी ज्वाइन करा लिया। और संजीव मिश्रा पूरे मिथिलांचल में सन ऑफ मिथिला के नाम से जाने जाते हैं। अब सन ऑफ मिथिला के नाम से जाने जाने वाले संजीव मिश्रा और उनका जो कार्यशैली है, उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में कई सामाजिक कार्य किए हैं। एक अच्छे जाने माने बिजनेसमैन हैं, उनको बिहार का अंबानी कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को परेशान किए हुए, भारतीय जनता पार्टी के कई क्षेत्रों में जो जीते हुए विधायक हैं उनकी बेचैनी बढ़ गई है, यहाँ तक कि वो अंड का भंड कर रहे हैं। किसी भी तरह से लोगों का वोट उनके हाथ में आ जाए और इस बार फिर से जीत पाए, इसको लेकर के वो जद्दोजहद कर रहे हैं। संजीव मिश्रा लगातार मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में एक्टिव हैं, कई कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की जो परिस्थिति है, स्थिति है, उस स्थिति से कैसे निपटा जाए उसके लिए वो तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। एक समाज सेवी के साथ साथ एक बिजनेसमैन होने का फायदा भी उनको मिल रहा है। इसके साथ साथ जो मुकेश सहनी का मल्लाह वोट है वो भी उनको फायदे में पहुंचा रहा है। तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं। लेकिन इन सबसे के साथ साथ एक तरफ प्रशांत किशोर, वहीं मुकेश सहनी जो कि महागठबंधन में हैं, और महागठबंधन में होने के चलते हो सकता है कि उनसे कुछ हद तक जो MOI वोट है वो उनके पक्ष में भी जाए, जिसको लेकर के वो मजबूत तैयारी तो कर ही रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों ही इस बार मिथिलांचल और सीमांचल, कोसी के क्षेत्र में जो उसके पास सीट थे, उस सीटों को अपने हाथ से छटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का कारण है कि आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही 2 तरह की बातें हुई। एक तो वक्फ बोर्ड वाला मामला, और दूसरे तरफ भारत पाकिस्तान युद्ध, उसके बाद जातीय जनगणना। ये सभी बातें लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक नए तरीके से, नए आइडियोलॉजी, नई नीति के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये नई पार्टियां बन गई हैं, इसका क्या कीजिएगा आप। एक तरफ AIMIM, प्रशांत किशोर के बाद एक दूसरी पार्टी है जो MOI समीकरण जो लालू प्रसाद का रहा है, तेजस्वी यादव का है, वो समीकरण में सेंधमारी करने के लिए तैयार है। अब तो वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वो हिंदुओं को भी अपने साथ जोड़ रही है। 2 सीटों पे उसने अपने उम्मीदवार अनाउंस कर दिए हैं। बहादुरगंज से उन्होंने तौसीफ आलम को उम्मीदवार बनाया है। जो तौसीफ आलम की बात अगर करें तो ये चुनाव कई बार जीत भी चुके हैं और इनका अच्छा खासा अपने क्षेत्र में रहा है। तौसीफ आलम की बात करें तो बहादुरगंज के पूर्व विधायक है तौसीफ आलम, 4 बार MLA रह चुके हैं। 2020 में अंजार नईम जो थे उनसे वो हार गए थे, AIMIM के ही थे। अब वो चले गए हैं राजद में, तो उनका तो टिकट कन्फर्म है। लेकिन तौसीफ आलम आज भी वहाँ के मजबूत दावेदार हैं और उनको पहले ही अनाउंस कर दिया है बहादुरगंज से AIMIM। यानी ओवैसी आए हुए थे, आपने देखा भी होगा, हमने आपको बताया भी था कि उन्होंने अपने साफा को भगवा रंग दिया था। भगवा रंग जो हमारे झंडा का कलर है
उसमें ट्राई कलर था, ट्राई कलर का उन्होंने साफा बांधा था, उसको लेकर के भी वो सेंटीमेंट को बता रहे थे। और इस बार जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो हुआ उसको लेकर के भी उनकी एक अच्छी खासी पकड़ रही है। इस बार उन्होंने एक अलग तरह का अपना रोल दिखाया है, जिसको लेकर के अब उनके प्रति जो लोगों का गुस्सा भी था, नाराजगी भी कुछ लोगों की थी, वो नाराजगी भी वो दूर करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ 50 सीटों पे चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। चुनाव तो 2015 में भी लड़े थे और 2020 में उनको सफलता मिली। 2020 में 5 सीट जीत करके आए, ग्रैंड अलायंस के तहत वो लड़े थे। इस 20 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस बार 50 सीटों पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के साथ साथ ऐसे 50 जो मुस्लिम प्रभावित क्षेत्र हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जहां मुस्लिमों के वोट बैंक प्रभावित करते हैं, ऐसे 50 क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ उन्होंने राजद को टारगेट किया है और तेजस्वी यादव को विधायक चोर बताया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि उनका टारगेट निश्चित रूप से मुसलमान तो होंगे ही, लेकिन अब वो सेकुलर हिंदुओं को भी अपनी तरफ जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका भी दबदबा इस बार कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में होने आ रहा है। यानी कि 50 से 60 सीटों को प्रभावित करने के लिए 243 में से अब ये तैयारी जहां एक तरफ प्रशांत किशोर की है, प्रशांत किशोर के बारे में भी आपको पता है कि उनके साथ भी मुस्लिमों का एक बड़ा हुजूम जुड़ा हुआ है। कई उन्होंने सफल रैलियां की हैं मुसलमानों की, जिसमें मुसलमान अपने लिए विकल्प की तलाश कर रहे थे। न राजद को देना चाह रहे थे, न AIMIM को देना चाह रहे थे, तो उनके लिए विकल्प कहीं ना कहीं नजर आए। और उन्होंने कहा भी कि वो उनके जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर वो उनको प्रतिनिधित्व भी देंगे। हालांकि AIMIM ने तो प्रतिनिधित्व दिया है अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, लेकिन तेजस्वी यादव ने नहीं दिया। उनका वोट बैंक तो लेते हैं, 17% दावा करते हैं, लेकिन उनको नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो हो ही गए 2 लोग, लेकिन इससे भी बड़ी बात IP गुप्ता। IP गुप्ता सबसे बड़ा इस बार चुनौती बनते जा रहे हैं सबके लिए। इस बात की चर्चा हम लगातार इसलिए कर रहे हैं कि आप राजनीतिक गलियारे में किसी भी नेता से बात कर लीजिए तो IP गुप्ता की चर्चा वहां जरूर होगी, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी गठबंधन का हो, वो जरूर चर्चा करेगा IP गुप्ता की। क्योंकि IP गुप्ता ने अपने आप को प्रूफ किया है, जमीन से जुड़े रहे हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के वो आंदोलन किए हैं, अपने समाज को आरक्षण वापस दिलाने के लिए उनकी मुहिम जारी है। और उन्होंने ये दावा भी कर दिया है, बहुत जल्द आप देखिएगा कि वो अनाउंस भी कर सकते हैं, जिस तरह से ओवैसी ने कर दिया है कि हम 50 सीटों पर लड़ेंगे। वैसे ही आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब बारी है IP गुप्ता की। IP गुप्ता भी पूरी तरह से चुनावी रणनीति के लिए तैयार अपने आप को कर दिए हैं। उनका सदस्यता अभियान भी आपने देखा होगा, बड़ा टिपिकल अंदाज में चल रहा है। सदस्यता अभियान में लोग जाते हैं, वहां बैठते हैं और खुद आकर के लोग वहां सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये एक अजीब तरह की बात है। पहले हुआ करता था, बहुत पहले, कि किसी पार्टी के सदस्य बनने के लिए लोग पार्टी के कार्यालय में जाते थे, वहां जाकर के उन पर्ची कटवाते थे और सदस्य बनते थे। अब जो स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि IP गुप्ता ने भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुश्किल पैदा कर दिया है दोनों गठबंधन के लिए। हालांकि उनको थ्रेट तो AIM के लिए भी हैं और इसके साथ साथ प्रशांत किशोर के लिए भी हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपने आप को संतुलित करके एकदम कैलकुलेटेड ढंग से वो एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, वो काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है कि वो भी अनाउंस करें कि कितनी सीटों पे और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी वो सूचना मीडिया को दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो सीमांचल और मिथिलांचल की हम बात कर रहे हैं, कोसी की बात कर रहे हैं हम, इसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जिले आते हैं। इन जिलों में अगर सीटों की बात करें तो सबसे पहले हम किशनगंज की बात करें, जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है, सीमांचल का ये इलाका है। यहाँ बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधाम, ये विधानसभा जो हैं, इस विधानसभा पर अभी भी कब्जा जो है वो मिला जुला है। लेकिन इस बार इसके परिणाम बदलने की पूरी संभावना है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी वक्फ बोई बिल को लेकर के जिस तरह से उनका विरोध हुआ है, तो वो भी डरे हुए हैं। और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि उनके प्रति नजरिया क्या होगा मुस्लिम समाज का, ये अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। बात अररिया की करें तो जोकीहाट, नरपतगंज, रानीगंज, सिकटी, अररिया और फॉरबिसगंज, ये विधानसभा हैं और यहाँ भी कड़ी लड़ाई हो सकती है।
इन सीटों को कहीं ना कहीं इन तीनों दलों ने आइडेंटिफाई किया है। इसमें से खास करके एआईएमआईएम की बात करें तो पीके तो 243 सीटों पर लड़ ही रहे हैं। पूर्णिया की बात करें तो अमौर 82, कस्बा, धमदाहा, बनमनखी, पूर्णिया सदर और रुपौली, ये विधानसभाएं। रुपौली आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल पहले जदयू का था, उसके बाद बीमा भारती चली गई राष्ट्रीय जनता दल में, उसके बाद फिर वहाँ चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद बीमा भारती बुरी तरह से हार गई। ये सारी बातें वहाँ देखी गई हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इन क्षेत्रों में भी एआईएमआईएम अपनी दबदबा बनाएगा और हो सकता है तो प्रशांत किशोर का भी दबदबा रहेगा, क्योंकि दोनों तैयारी कर रहे हैं। बात अगर हम करें कटिहार की तो कटिहार में बलरामपुर, कटिहार, कदवा, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोढ़ा, ये विधानसभा हैं। इन पर भी कहीं ना कहीं नज़र ओवैसी की गड़ी हुई है। अब एक तरफ ये नई पार्टियां जो लगातार इस चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिला होगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों से अपने आप को अलग करना चाहती है। तो नीतीश कुमार को इन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, तो नीतीश कुमार इस बार इन क्षेत्रों के कई सीट छोड़ने की तैयारी में है। तो आखिर कौन करेगा, इसमें से बीड़ा उठाने वाला आखिर है कौन? तो एक तरफ साफ नजर आ रहा है कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी इन क्षेत्रों में उसका जनाधार है नहीं, इसलिए वो बीड़ा तो उठाएगा नहीं। बात रही उपेंद्र कुशवाहा की, तो एकाध सीटों पे वो अपना किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन अंत में बचा कौन? तो निश्चित रूप से चिराग पासवान बचे। और चिराग पासवान को हो सकता है कि जो उनके मन मुताबिक सीटों की बात की जा रही है, उनके डिमांड की बात की जा रही है, उनकी 40 सीटों की डिमांड को पूरा करने के लिए हो सकता है कुछ ऐसी सीटें इनको दे दी जाए जहां उनके लिए एक चुनौती हो, और चुनौती से कितना पार पाते हैं ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, करीब आधा दर्जन के आसपास, इन दलों ने मुश्किल जरूर पैदा कर दिया है। 2020 की लड़ाई में आपको याद होगा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन उस समय था, एनडीए और महागठबंधन के बीच दो और लोग बड़ी मुसीबत बनकर के आए थे, बड़े जनाधार के साथ चुनाव लड़े थे। एक उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया था, जिसमें एआईएमआईएम, बसपा और अन्य दलों को मिलाकर के उन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया था, जिसका परिणाम बेहतर था, 6 सीटें लेकर के आए थे। वहीं चिराग पासवान अपने कम सीट जीत करके आए, लेकिन हराने वालों में उनकी भूमिका बड़ी थी। इस बार ये सभी लोग एक साथ जुट करके लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए के साथ रहने की बात कही है, और चिराग पासवान ऑलरेडी हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि किसके गले में ये घंटी बंधाती है, क्योंकि आईपी गुप्ता पीछे हटने वाले नहीं हैं और उनके वोटर एग्रेसिव हैं। अगर उन्हें आरक्षण देने का आश्वासन नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला, तो वो जानते हैं खेल को भंडोल करेंगे। और आईपी गुप्ता कितने सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं, उसके लिए भी मोल जोल की बात होगी कि आप मेरे उम्मीदवार को वोट दिलवाइए, हम आपके उम्मीदवार को दिलवाएंगे। ये भी एक परिस्थिति हो सकती है। प्रशांत किशोर की स्थिति आप समझ ही रहे हैं। तो वहीं एआईएमआईएम भी एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है, क्योंकि वक्फ बिल और भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस तरह से ओवैसी ने अपने रोल दिखाए हैं, उस रोल को लेकर के खासकर अगर देखा जाए तो जहां उनको मुस्लिम वोटरों की जरूरत होगी, वहां तो उनसे पार पाना बड़ा मुश्किल होगा। यानी कि सीधी तौर पे ये तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा झटका है। पिछले चुनाव में 75 सीट जीतने वाले तेजस्वी यादव इस बार कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने लिए एक नया रास्ता चुना है, और इस बार वो बात मानने की नहीं, बात मनवाने की दिशा में आगे बढ़ चली है। इस चुनाव में मुकेश सहनी की स्थिति अच्छी हो सकती है, क्योंकि मुकेश सहनी ने एक नया मल्लाह और ब्राह्मण वाला गठजोड़ बनाया है। इस गठजोड़ से उनको फायदा मिल सकता है, और इस क्षेत्र में खास करके कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में उनकी भूमिका एक अहम भूमिका हो सकती है, और सरकार कोई भी बने तो उसमें उनकी एक भूमिका बड़ी दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप अन्य लोगों की भी बात कर सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे और कई दल हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें आप आरसीपी सिंह की पार्टी भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद विद्यापति चंद्रवंशी की पार्टी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को जोड़ सकते हैं। नागमणि भी अब एक गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कई लोगों को, कई दलों को मिलाकर एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक फैक्टर हो सके। लेकिन मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में इन लोगों का प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर कोई अंतर पैदा करेगा तो ये 3 लोग हैं, जिनमें से एआईएमआईएम ओवैसी, जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर और इंडियन इनकलाब पार्टी आईपी गुप्ता, इन 3 लोगों का नाम सबसे ऊपर आ रहा है।
अब देखना होगा कि किस तरह की रणनीति और किस तरह से चुनाव में ये उतरते हैं। हमारी कमेंट्री इसी तरह से जारी रहेगी और बिहार के हर छोटे बड़े खबरों को आप तो बताते रहेंगे और विश्लेषण के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे बिहार में किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जिससे आने वाले चुनाव में आपको भी आइडेंटिफाई करने में सुविधा हो कि उचित उम्मीदवार और आपके वोट सही जगह ठिकाने पर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816